First of all, good morning to all the students in school, YouTube channel, online video lecture classes. Student, today the topic of the ether, that is chemical reaction of ether. Second chemical reaction, electrophilic substitution reaction, is very important and interesting topic. So listen and understand it carefully, because there is nothing if you read before this topic the chapter alcohol. अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अल्कोहल को पढ़ा होगा तो ये चैप्टर, ये टॉपिक बेटा बहुत ही इजी आपको लगेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए जो पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़े हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें। ओके, सो वी स्टार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन द लास्ट क्लास I have already discussed about the first chemical reaction of ether, that is reaction due to the cleavage of carbon-oxygen bond, in which the formation of alkyl halide and also the mechanism of the reaction discussed. Okay, today electrophilic substitution reaction. Electrophilic means electrophile. The substitution of the electrophile from the benzene ring is known as इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रोफाइल का डिस्प्लेस होना, और जब इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल इज अ डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे H+, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अगर आप कहेंगे Cl-, तो ये क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, व्हाइल न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मॉलिक्यूल। कार्बोकैटायन, carbon containing positive charge that behaves as electron deficient molecule, and carbon ion is carbon containing negative charge that behaves as a nucleophile. Okay, so come to the point. The alkoxy group is arco and para-dialectic. जो ईथर में ईथर आपको बताया था, R होता है, और यहाँ से एक साइड ले लिया तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये इतने भाग को एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन को मिलाकर, एल्काइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन को मिलाकर हम क्या करते हैं, एल्कॉक्सी। नाम आपने पढ़ा था मिथॉक्सी मीथेन, वैसे ही तो यहाँ पे एल्कॉक्सी ग्रुप जो होगा, तो एल्कॉक्सी ग्रुप इज आल्फा एंड पैराडाइऑक्साइड। जो ईथर में एल्कॉक्सी ग्रुप होता है वो क्या होता है, आल्फा पोजीशन और पैराडाइऑक्साइड पोजीशन पे डायरेक्ट करता है किसी आने वाले सबस्टेंस, मतलब किसी दूसरे जो आता है वहां पे जुड़ने के लिए, उसको क्या करता है, कहता है कि आप अल्फा और पैरा पे जाइए। जैसे फिनॉल के सभी कंपाउंड अल्फा पैरा मिलते थे, हैलोजेन्स के सभी कंपाउंड अल्फा पैरा मिलते थे, वैसे ही यहाँ पे भी ईथर भी अल्फा पैरा डाइऑक्साइड होता है। किसकी वजह से, एल्कोक्सी ग्रुप की वजह से, और साथ ही साथ एक्टिवेट करता है, एक्टिव कर देता है, बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है, एरोमेटिक रिंग को, बेंजीन रिंग को, एरोमेटिक रिंग को क्या करने के लिए, किसके लिए, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि आप अपने इलेक्ट्रोफाइल को निकालिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी यहाँ पे H घट नहीं होगा, तो इसको निकालने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, और उसके जगह इलेक्ट्रोफाइल जब हट जाएगा तो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया एंड एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे, इन द सेम वे एज इन फिनॉल, वैसे ही जैसे कि फिनॉल में होता था, और फिनॉल में कैसे होता था, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते थे, रिजोनेंस हाइब्रिड बनता था, वैसे ही यहाँ पे भी रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। अब देखिए मैंने बनाया भी है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए बेटा, ये बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग पे एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, एल्कॉक्सी, मतलब ये एल्काइल ईथर है ना, ये एल्काइल ईथर है। अब यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, यही एल्कॉक्सी ग्रुप है, यही आपका एल्कॉक्सी है, ये
क्या करता है, एक्टिवेट करता है अल्फा और पैरा कनेक्ट। कैसे, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होता है आउटरमोस्ट में, तो एक तो एक कार्बन से जुड़ गया, एक कहां से जुड़ गया, बेंजीन से। इसके पास कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे हैं। अब 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर दे देता है इसको, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था, तो इसने डोनेट किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, देखिए आ गया। अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल था, लेकिन जब डोनेट किया एक लोन पेयर, तो आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से हमेशा एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आया इस कार्बन पे। और जैसे ही बेटा इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, वैसे यहाँ जो डबल बॉन्ड था नंबर 1 और नंबर 2 कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और डेंसिटी बढ़ी, ये जो बॉन्ड के फॉर्म में था पाई बॉन्ड था, जो ये ब्रेक हो गया किस फॉर्म में, पाई इलेक्ट्रॉन, किस फॉर्म में ब्रेक हो गया पाई बॉन्ड, आपका पाई बॉन्ड किसमें ब्रेक हो गया बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ब्रेक हो गया, और यही है पाई इलेक्ट्रॉन। ये किसका इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि ब्रेक होके यहाँ पे आ गया इस कार्बन में, सेकंड वाले पे। अब जब सेकंड वाले पे आया, तो इसी समय ये सेकंड और थर्ड के बीच में बॉन्ड बनाना चाहता था, तो अपना इलेक्ट्रॉन सेकंड और थर्ड वाले कार्बन को इसने दिया। अब जैसे ही सेकंड और थर्ड को दिया, तो डबल बॉन्ड आ गया इसमें, लेकिन उसी समय जब सेकंड और थर्ड को दिया, थर्ड और फोर्थ पे ऑलरेडी क्या था, थर्ड और फोर्थ पे ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड था, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब यहाँ बढ़ गई इसकी वजह से। अब जब डेंसिटी यहाँ बढ़ी, यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इस कंडीशन पे आ गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये देखो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड है, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन अब C4 से किस पोजीशन पे गया, C5 में, किस पोजीशन पे आया, C4 C5 के बीच में आया। चलो भैया मैं यहाँ हो जाता हूँ, जैसे ही C4 C5 के बीच में आया, उसी समय C5 और C6 के बीच का जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ ये डबल बॉन्ड था, वो ब्रेक हो गया पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, और पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ब्रेक हुआ, तो फिर से 6 पोजीशन पे आ गया, और जब 6 पे आया फिर वही बात हुआ, अब पीछे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे फिर से आया तो क्या हुआ, ये बॉन्ड आके C5 और C6 के बीच में हो गया, तो यही आपका बॉन्ड C1 C2 C3 C4 C5 C6। अब 6 और 1 के बीच में आके स्थापित हो गया, जब यहाँ पे आया ये बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, उसी समय ये वाला बॉन्ड फिर से टूट गया, तो क्या हो गया, इस फॉर्म में आ गया, इसको कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। तो देखिए हुआ, अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन C1 C2 C3 C4 C5 C6। अगर हम क्लॉकवाइज काउंटिंग करें, तो बॉन्ड इसमें पहले पोजीशन पे था, थर्ड पोजीशन पे था, फिफ्थ पोजीशन पे था, बॉन्ड फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। जबकि इसमें अगर हम काउंट करें, बॉन्ड 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड किस पोजीशन पे आ गया, सेकंड पे आ गया, फोर्थ पे आ गया और सिक्स्थ पोजीशन पे आ गया। तो क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन हुआ, नहीं। Delocalization of the pi bond takes place in the ether compound, and the delocalization or transfer of the pi electron takes place is known as resonance. उसी को हम क्या कहते हैं, resonance कहते हैं। resonance की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ रही है, देखिए 2 ही पोजीशन पे बढ़ रही है, या तो आल्फा पे बढ़ती है या तो पैरा पे बढ़ती है। आल्फा में देखिए ये कंडीशन ये बताया था, ये स्ट्रक्चर था, अगर यहाँ बना लें हम, ये कंडीशन क्या थी, आल्फा थी, ये कंडीशन क्या थी, बीटा थी, ये कंडीशन क्या थी, पैरा। तो ये तो देखिए स्टेबलाइज है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना, इसकी बात ही मत कीजिए, सेम है वही है, लेकिन यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये किस पोजीशन पे है, आल्फा पोजीशन पे है। तो ये क्या है, मोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखिए ये किस पोजीशन में है, पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन पे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं है, केवल अल्फा और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए कहा गया है द एल्कोक्सी ग्रुप इज अल्फा एंड पैरा डायरेक्टिव। जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है या तो अल्फा होता है या तो पैरा का क्या होता है, डायरेक्टिव ग्रुप होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, किसे एक्टिवेट करता है, किसे बढ़ाता है, किसे एक्टिव करता है, बेंजीन रिंग को, एरोमेटिक रिंग को, इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट किया। जब इस फॉर्म में था कहीं ऐसा नहीं था, एक्टिवेट था, बैलेंस था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया अपना, तो ये अनबैलेंस हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया है सब जगह। अब ये देखिए दोनों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पा रहे हैं
आर्थो एंड पैरा। याद रख लीजिए, याद कर लीजिए कि चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनाल हो, चाहे हैलोजेंस हो और चाहे ईथर, सभी जब भी रिएक्शन होगा तो इसमें दो टाइप के बनेंगे, एक आर्थो बनेगा, एक पैरा। दो टाइप के कंपाउंड इसमें ऑप्टेन होंगे और जनरली जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, पैरा वाला ही मेजर प्रोडक्ट होगा, आर्थो वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ड्यू टू द सिमेट्री, ड्यू टू द सिमेट्री आप लोगों को पढ़ाया था। यस, अब हम इसमें देखेंगे क्या कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने नेमिंग रिएक्शन होते हैं। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन आल्सो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन आल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सल्फोनेशन आल्सो अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हिच यू ऑलरेडी रीड इन द हैलोजेनेस, दैट इज Friedel-Crafts reaction. Okay, all these reactions are discussed here one by one. Any doubt? Then ask me. Yes, the first type of electrophilic substitution reaction, that is halogenation. Halogenation, when any salt we take an ether, that is known as anisole, commonly known as anisole। और इसका दूसरा नाम क्या होगा बेटा, मेथॉक्सीबेंजीन, 1-methoxyबेंजीन, इसी को एनिसॉल भी कहते हैं। कैसे पढ़ाया वो देखते हैं। When anisole reacts with bromine in presence of ethanolic solution solvent, जब ब्रोमीन को इथेनॉलिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके एनिसॉल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमें दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। ये कौन सा है आप जाने पैरा, ये कौन सा आप जाने आर्थो है। मैंने बताया कि कौन मेजर कौन माइनर, जो पैरा होगा वो आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो ये होगा ये आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। कैसे पता, स्टीम डिस्टिलेशन से इसको ऑप्टेन कर लेंगे या डिफ्यूज सिमेट्री की वजह से बता सकते हैं ये मेजर और ये माइनर। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 होगा, 5 6 तो हो जाएगा 4 ब्रोमो एनिसॉल, 4 ब्रोमो एनिसॉल, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो एनिसॉल, 2 ब्रोमो एनिसॉल हो गया। तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। यही रिएक्शन हैलोजेनेशन है, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे आयोडीन हो, रिएक्शन। व्हेन एनिसॉल और व्हेन ईथर रिएक्ट्स विद द हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक सॉल्वेंट आल्सो एंड पैरा, कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मींस रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड का डायरेक्ट अगर रिएक्शन कराएंगे तो यील्ड बहुत कम होगा, मैंने आपको फिनाल में भी बताया था। तो हमेशा नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराने के लिए एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, जो कि वाटर को भी निकाल दे, डिहाइड्रेटिंग होगा, और साथ क्या होगा, कैटलिस्ट भी होगा। कैटलिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट दोनों कौन होता है, कॉन्सेंट्रेट सब्स्टिट्यूट। तो व्हेन एनिसॉल reacts with mixture of concentrate nitric acid and concentrate sulfuric acid, alpha and para nitro product is obtained, that is 2-nitro-anisole, 2-nitro-anisole, and that is 4-nitro-anisole, 4-nitro-anisole। अब ये 4-nitro-anisole जो बना, ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा, और ये जो 2 बना ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, माइनर होगा। माइनर ये सेट कर लो बेटा। ओके, किस मेथड से, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से, या तो सीधा सिमेट्री की वजह से। इसमें ये सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है, ये मेजर प्रोडक्ट। ओके, नाउ द लास्ट Friedel-Crafts reaction। Yes, the third reaction, that is Friedel-Crafts reaction। Friedel-Crafts
रिएक्शन। और फ्रीडम क्राफ्ट रिएक्शन आपने हाइड्रोलाइजेशन में पढ़ा था कि फ्रीडम क्राफ्ट रिएक्शन की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है। एक तो एनहाइड्रस होना चाहिए क्या, AlCl3, और दूसरी क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये दो तरीके से होता है। एक आपका बेटा होता है क्या, जिसमें एल्काइल हैलाइड यूज करोगे तो ये फ्रीडम क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, लेकिन जब एसिड हैलाइड इसमें यूज करोगे तो ये क्या होगा, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन होगा, और ये क्या होगा, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। देखिए क्या है पहला रिएक्शन फ्रीडम क्राफ्ट एल्काइलेशन, टू टाइप्स होते हैं। एल्काइलेशन मींस इसमें एल्काइल हैलाइड होगा रिएक्शन में, व्हेन क्या नाम है इसका, methoxybenzene that is anisole reacts with, when methoxybenzene reacts with methyl chloride in presence of a anhydrous AlCl3 dissolved in carbon disulfide solvent, CH2 solvent में dissolve करके जब anhydrous AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, 2-methoxytoluene बनता है, 4-methoxytoluene। अब देखिए 2-methoxytoluene कंडीशन ये है, 2-methoxytoluene अब 1 ये होगा तो 2 ये होगा, मतलब अगर ये आपका पहला होगा तो ये आपका क्या होगा, आल्थो। ये कंडीशन हो गया। हम ट्रिवियलिटी इसको देंगे, इथर है लेकिन ये इथर नहीं है तो ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, काउंटिंग इसको देंगे वही तक। तो ये हो गया आपका 2-methoxytoluene हो गया। अब यहाँ देखिए 4-methoxy, अब सिमेट्री किसमें है, इसमें सिमेट्री इसमें है, इसमें सिमेट्री नहीं है, मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ये आपका मेजर हो गया पहला वाला, इसको कहेंगे 4-methoxy। अब काउंटिंग 1 2 3 4, 4-methoxytoluene, 2-methoxytoluene, ये आपका मेजर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, माइनर हो गया। क्यों हो गया, ड्यू टू द सिमेट्री। सेकंड देखिए ये फ्रीडम क्राफ्ट रिएक्शन हुआ जब मेथिल क्लोराइड एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन सेम कंडीशन हो, एनहाइड्रस AlCl3 ही हो और CH2 सॉल्वेंट हो, लेकिन यहाँ पे एसिड हैलाइड यूज किया जाए। क्या यूज किया जाए, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड मतलब एसिटिक एसिड और हैलाइड के रिएक्शन से, जैसे देखिए CH3COCl, जब ये बने इसका रिएक्शन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, इतना पार्ट निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, ये HCl के साथ जुड़ के HCl बना देगा, अंदर स्टोर होता है, रिएक्शन नहीं लिखा जाता है। ऐसे ही यहाँ से भी H निकल गया था, यहाँ से भी H निकल गया था, तो देखिए बस वही CH3 हुआ, तो यहाँ से निकल गया क्या बचा, COCH3। जब बेंजीन से COCH3 जुड़ा हो तो हमेशा क्या करते हैं, काउंटिंग 1 2 इसको देते हैं प्रियॉरिटी, 1 2 3 4। नाम हो गया 2-methoxyestophenones और नाम हो गया 4-methoxyestophenones। अब सिमेट्री की बात की जाएगी, ड्यू टू सिमेट्री ये क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री कम है, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब ये अगर 98% होगा तो इसका ये कितना होगा, 2% आ गया। ऐसे ही अगर 98 होगा तो इसका क्या होगा, 2% होगा, लेकिन होगा रिएक्शन, दैट इज इस टाइप का रिएक्शन क्या होगा बेटा, फ्रीडम क्राफ्ट डिसाइलेशन, फ्रीडम क्राफ्ट डिसाइलेशन रिएक्शन। यही रिएक्शन हैलोजेन में भी पढ़ा था, तो एक बार वहां से जाके रिवाइज कर लीजिए, फिनाल में भी आपने पढ़ा था, सभी वही रिएक्शन है, बस मिल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, आपको तो समझना है क्या बनेगा, देखेंगे तो सेम चीजें हो रही है। ओके, इट इज ऑल अबाउट योर ether, and we can say now the chapter alcohol phenol ether is complete. Now 2 chapter is completed, haloalkanes and haloarenes, and this chapter also complete alcohol phenol ether. Okay, the only 3 chapters remaining. First is aldehyde ketone carboxylic acid, that is very long chapter. Second is amine, and third is biomolecule. So before starting the new chapter, I am also going to discuss some in-depth question of your topic and also the exercise of the chapter which I completed, that is 1 and 2. Okay, revise the chapters carefully and do exercise, and also I solve it.
Thank you.